वाले एसी ऑन कर लेगा केस अगर जरूरत है। इसको नीचे करो जरा एमसीबी को। हाँ ये ठीक है, ये तो ठीक है। उसका रिमोट होगा मेरे ख्याल से, यहीं पे होगा है। देखिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो खासकर कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि हर जगह इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और गेट के लिहाज से अगर देखें तो कम से कम 15 नंबर का है। सही बताओ तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट वो होगा, इसके दो हाफ होते हैं फिजिक्स के। पहला मैक्सवेल इक्वेशन से पहले वाला, और उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग वेव गाइड, वेव प्रोपगेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ गया जो यार कुछ लोग पीछे जो बैठे हैं जिनकी हाइट छोटी है, जिनकी हाइट छोटी है, आ गया आप थोड़ा उधर जाओ, आप इधर जाओ, आप भी आ गया जाओ, आप इधर जाओ, आप एक काम करो, इसमें बैठो। हाँ जी, एक सीट और खाली है, कोई आना चाहता है जिसकी हाइट छोटी हो, जिनकी हाइट छोटी हो। आगे यहाँ पर 3 बैठे, यहीं पे बैठे, आप उधर हो जाओ। हाँ जी जरा देख, तो ये सब्जेक्ट अगर मैं गेट के लिहाज से देखूं तो 15 नंबर का आएगा। और इसका सिलेबस थोड़ा लंबा है, मैं आपको बता दूं, ये आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो इसके दो हाफ हैं, एक मैक्सवेल इक्वेशंस तक का एक पार्ट है इसका, और एक उसके बाद वाला पार्ट है। मैक्सवेल इक्वेशंस तक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, और उसके बाद जो पार्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो पूरा ही है, बट इलेक्ट्रिकल के लिए सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशंस तक हमें पढ़ना है। और ये नेचर है, सही बताऊं तो आप इसको पढ़ोगे, जो पूरा जो अभी अपना जो कोर्स चलेगा, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, या अज्यूम करके कि आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट बड़ा फनी है, तो इसको फनी वे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं मजबूर करूंगा आपको ये बिलीव करने में कि साइंस बड़ा फनी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बोरिंग पार्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। कुछ पार्ट इसका बड़ा बोरिंग है, और उसी वजह से हम लोग इससे नफरत भी करते हैं इस सब्जेक्ट से, बिकॉज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे इसका कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस तरह से चीज़ें बनती हैं, तो आपको फिर आगे दिक्कत आएगी। तो बेहतर है पहले मैथ सोल्व कर लें इसका। तो पहले कुछ क्लासेज अपनी मे बी 3-4 क्लासेज जो भी रहेंगी वो अपना इसका मैथमेटिक्स सोल्व करने में रहेंगी। आपको मैं बता दूँ, इस सब्जेक्ट में आप फोकस करेंगे कि जैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो या डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे, इसमें जो भी चीज़ें आप अप्लाई करते हो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, उसके पीछे आपके पास रीजंस होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि जैसे आप मैथमेटिशियन की तरह बोल रहे हो कि ये तो डिफरेंशिएशन है, चलो सोल्व कर दिया, हो गया सोल्व। क्यों, उसका मीनिंग क्या है, आपने क्यों डिफरेंशिएशन लगाया, ठीक है। उस तरह से आपको समझना है सब्जेक्ट। अगेन ये सब्जेक्ट रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। और पीछे वही रुक जाओ, तो इस सब्जेक्ट पे रट्टा नहीं लगाना है। अगर आप रटोगे तो आप गायब हो जाओगे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आपको सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच में, बिकॉज इसमें मुश्किलें आएंगी आप, खासकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जो लोग डिप्लोमा से हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग से भरोसा उठा देगा, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल सब्जेक्ट है। इसमें हर एक चीज़ का रीजंस हम पढ़ेंगे, हर एक चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सब्जेक्ट समझ लिया तो इस सब्जेक्ट से बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। ये सबसे बेसिक पार्ट है। आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म समझ आएगा। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ में आपको रीजंस पता चल जाएंगे कि हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, और हर एक चीज़ का रूट लेवल आपको पता चलेगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट एक तरह से आपका बेसिक भी आपको क्लियर कराएगा, ठीक है। तो बेहतर है इस सब्जेक्ट को थोड़े ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और जो पीछे वाले लोग अभी आगे आ जाओ, यहाँ पे 2 बैठे हैं, यहीं पे बैठ जाओ, बिकॉज पीछे से दिखाई नहीं देगा। तो आप भी आगे आ जाओ, इधर 2 बैठे हैं, इस पे बैठ जाओ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं।
तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैसे क्या रहेगा अपना। देखिए, सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वेक्टर। इसमें आपके कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, लैप्लासियन ये सब निकालना सीखेंगे। स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे हम समझेंगे इसको, ठीक है। ये चैप्टर पूरा मैथमेटिक्स रहेगा। आपने अगर ये चैप्टर समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आगे वाला पोर्शन बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर आपका वेक्टर। उसके बाद दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैट। ये सब्जेक्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 12वीं क्लास में, तो पुराने पाप भी आपके धोएंगे, ठीक है। और कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। कुछ ऑपरेटर हमारे पास आ जाएंगे तो उस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। ये सब ये इसमें यहाँ से थोड़ा थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो थ्योरेटिकली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार आप थ्योरी समझ जाओगे तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैग्नेटोस्टैट पढ़ेंगे। इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिज्म अपने बॉडी को अफेक्ट करता है, अपनी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और किस तरह से हम इसको फायदे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैक्सवेल इक्वेशंस। अब यहां तक आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे भी चलेगा। मैं आपको बता दूं, ये करीबन 2 मार्क्स का आता है, 2 नंबर का आता है। ये करीबन 2 नंबर का आता है और ये भी 2 नंबर का आता है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशंस किसी के साथ जुड़ के आता है, डायरेक्टली मैक्सवेल इक्वेशंस कोई नहीं पूछता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस कम से कम 4 नंबर का आता है। और ये जो चैप्टर है ये आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल वालों को भी कहूंगा कि पढ़ें, बिकॉज इलेक्ट्रिकल वाले पावर सिस्टम में ट्रांसफर लाइन पढ़ने वाले, तो बेहतर आप ईएमएफटी में पढ़ें, बिकॉज आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। इवन आप बहुत ज़्यादा इसको समझ जाओगे जो आप पावर सिस्टम में पढ़ते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का तो खैर है ही ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। दूसरा है आपका उसके बाद वेव प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन, वेव गाइड, वेव प्रोपगेशन, वेव गाइड। और उसके बाद है एंटीना, उसके बाद है आपका एंटीना। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। थोड़ा लेंथी है और लंबा सफर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब्जेक्ट आपका एक्सपेरिमेंटल है। आगे आ जाओगे, 3 यहाँ पे बैठे हैं, उसमें 4 बैठ जाओ। जिन बेंचेस पे 3 बैठे हैं वहां पे 4 हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को वेक्टर पता होगा, तो इसका मैथमेटिक्स पार्ट इसका पहले पूरा कर लेते हैं इस सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मारने को, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर रट्टा नहीं लगाने। अगर आप रट्टा लगाओगे समझ लो आप हाई में गिरो, ठीक है, और आप नहीं समझ पाओगे सब्जेक्ट को। दूसरा एक और चीज मैं बता दूं जो अक्सर मैं कहता रहता हूं, आप भगवान को पूछते हो, ठीक है, कोई भी भगवान, ठीक है, पर सबसे पावरफुल नेचर है, ठीक है। और मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं। आपने वोल्टेज अप्लाई की फैन पे, आप वोल्टेज बढ़ा दो, फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, पर नेचर कितनी पावरफुल है, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। और जितना वोल्टेज बढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। जो भी रूल लगेंगे वो आप लगाते हो कॉपी पे, नेचर के पास सारे रूल तैयार है, वो फटाफट कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी स्पीड होगी, कितनी वोल्टेज है, कितनी स्पीड होगी, ठीक है। एग्जैक्टली दूसरी तरीके से जरा देखिए, अगर आप बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हो, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, नीचे ही गिरो, ठीक है। तो कुल मिला के नेचर सबसे पावरफुल चीज है, उसके लिए सबके लिए रूल बराबर है और उसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम पूछते भी उसी को है। कुछ लोगों ने नाम दे दिया उसको हनुमान जी का, कुछ लोगों ने नाम दे दिया उस नेचर को
वाहेगुरु, ठीक है। और कुछ लोग मेरे ख्याल से जो भी अल्लाह करके बुलाते हैं, ठीक है, ए मियाँ जी, ठीक है। चलिए, तो खैर उसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं, उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और यकीन माने इस सब्जेक्ट में आप नेचर को समझेंगे कि किस तरह की नेचर है ये, जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना हो रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, या फिर सराउंडिंग में जो हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म देख रहे हैं वो किस तरह से अपने उनकी हैपनिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ समझना बाकी है, ठीक है, इसी सब्जेक्ट के बेसिस पे। इसीलिए कहते हैं कि साइंस ने हर एक चीज का आंसर नहीं दिया है। तो कुछ लोग बोलते रहते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर साइंस हमें ये बताएगी ये क्यों हो रहा है। तो भगवान को समझने में टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें प्रोसेस में है। सबसे पावरफुल है नेचर, और नेचर ही भगवान है, तो उसी को समझना है। और ये सब्जेक्ट आपको वही चीज समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेहतर है इस सब्जेक्ट के थ्रू नेचर को समझते हैं और कोशिश करेंगे कुछ नया निकले, ठीक है। आप लोग इसको आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ये सब्जेक्ट बड़ा अपील करेगा आपको कि आप रिसर्च करें और आगे जाएं, और इसी तरह से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इस सब्जेक्ट को इसी तरह से पढ़ना है कि भाई सो दैट आपका इंटरेस्ट बने इस सब्जेक्ट में, और आपको बाकी सब्जेक्ट्स में इसकी वैल्यू पता चले कि क्या वैल्यूज है इस सब्जेक्ट की और क्यों इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। बुक्स इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए मैं 2-3 बुक रेफर करूंगा। और सबसे पहली है फाइनल लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, ठीक है, वॉल्यूम 2। स्पेलिंग आप चेक कर लेना। फाइनल लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 2। इसमें टोटल थ्योरी है, इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, सारी इसमें थ्योरी है, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बुक आप लीजिएगा। दूसरी बुक आप जो क्वेश्चंस के लिए हम यूज करेंगे वो होगी क्रॉस, व्हाइट कलर की बुक आती है, क्रॉस की आती है, KRAUS, आई थिंक AUS, आप चेक कर लेना इसमें, क्रॉस, ठीक है, के करके है क्रॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन बाय क्रॉस, ठीक है भाई। ये दूसरी बुक हम रेफर करेंगे। एक बुक और है जिसको हम, है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इट्स एप्लीकेशंस बाय क्रॉस, KRAUS। ये मेरी दूसरी बुक रहेगी। इससे भी इसको भी लेके चलेंगे। एक और बुक अगर आपको लेनी है तो वो मैथमेटिकल बुक है, उससे आपको कंसेप्ट नहीं समझ आएंगे, बट उससे आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं वो समझ आ जाएगा, और वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय स्टडी बुक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय स्टडी, ठीक है। ये बुक अच्छी नहीं है लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, आपको नंबर दिला देगी, ठीक है। बट ये है कि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे इस बुक से, तो इस बुक को केवल हम मार्क्स के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको रिवीजन कर रहे हैं आप ये बुक उठा लीजिए, आप बेहतर रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए, लेकिन सबसे लास्ट में देखेंगे इस बुक SADIKU, स्टडी, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय स्टडी। तो ये 3 बुक हम लोग लेके चलेंगे। एक जॉन ए बक करके भी बुक आती है, जॉन ए बक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय जॉन ए बक, जॉन ए बक, BUC के। तो ये बुक भी ठीक है, खासकर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट हैं वो इस बुक को रेफर करेंगे, जॉन ए बक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं वेक्टर। तो जरा बताएंगे वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है उसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मैं 20 मीटर चल रहा हूं टुवर्ड्स पटियाला, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया कि मैं 20 मीटर चल रहा हूं, और डायरेक्शन भी मैंने दे दी है किधर की तरफ, पटियाला की तरफ, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें मेरा मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है। इसको हम वेक्टर बोलते हैं। चलिए, जैसे कि वेक्टर अगर मैं बताऊं आपको, तो वेक्टर आपका जैसे फोर्स है। क्या फोर्स वेक्टर है? हाँ जी, फोर्स वेक्टर है। और फिजिक्स में इकलौती ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप फील कर सकते हो, फोर्स। इसी से सब कुछ बना है, बाकी और किसी चीज को फील नहीं कर सकते हो आप। जो फोर्स है केवल उसको फील कर सकते हो, और वो हम देखेंगे कि फोर्स से ही सारी चीज निकली है। चलिए,
तो पहली क्वांटिटी जो मैंने बताया कि जो वेक्टर है वो है फोर्स, दूसरा आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे वेक्टर हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्केलर। स्केलर क्या चीज होती है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। जैसा कि स्पीड आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। 10 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। स्पीड, टेम्परेचर, पोटेंशियल, वोल्टेज। अगर मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो आपके जो टर्मिनल है यहाँ पे 220 वोल्ट है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तब भी 220 वोल्ट रहेगी, थोड़ा इधर ले जाऊं तब भी 220, इधर ले जाऊं तब भी 220। मतलब ये मैग्नीट्यूड मैंने बताया, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। पोटेंशियल, वोल्टेज, ठीक है, या टेम्परेचर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो वो भी एक स्केलर फील्ड है, स्केलर चीज, ठीक है भाई। नेक्स्ट और बताइए स्केलर। मैंने बताया स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या फर्क है बताइए? डायरेक्शन की आ जाती है वेलोसिटी, ठीक है। तो वो स्पीड जो है वो स्केलर बन जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस में आप बताइए स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, उसमें डायरेक्शन क्या है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि स्केलर क्या चीज होते हैं, वेक्टर क्या चीज। करंट क्या होता है आप बताएंगे? करंट क्या होता है? स्केलर। अच्छा, स्केलर कैसे हो सकता है आप बताइए? उसमें डायरेक्शन नहीं लेते हो आप। स्केलर कैसे हो सकता है बताओ? डायरेक्शन नहीं लेते करंट की। हाँ जी, वेक्टर होता है। करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। आप लिख लो। अब ये टेंसर क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। आप लिख लीजिए, करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। करंट जो होता है वो टेंसर होता है, ठीक है। टेंसर, वो पढ़ेंगे हम टेंसर के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। करंट टेंसर क्वांटिटी है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे आपको, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं करंट टेंसर है, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशंस, वेक्टर पे कैसे ऑपरेट करते हैं, वेक्टर ऑपरेशंस। ये जरा देखिए, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, बहुत सारी नहीं सीखेंगे, ठीक है। वेक्टर ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में हम लोग 2-3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला है एडिशन, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। दो वेक्टर डिवाइड नहीं हो सकते, डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो 3 ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप लिखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। चलिए जरा इसको देखिए। वेक्टर एडिशन ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उनको जरा देखिए। मैं बता दूं, शुरू की 4 क्लासेस थोड़ी बोरिंग रहेगी, बिकॉज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स पढ़ना कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं, ठीक है। बिकॉज उसमें फॉर्मूले होते हैं और बहुत फालतू होता है, ठीक है। फालतू तो नहीं है बट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो पहले उस मैथमेटिक्स को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको एक बार वो मैथमेटिक्स समझ आ गया, उसके बाद आप जरा देखा कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं। इस सब्जेक्ट में आप ये नहीं पढ़ोगे कि आपने जैसे रट्टा मार लिया कि बस इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। क्यों आएगा, आप ये जानने की कोशिश करना। अगर मैं कहीं पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का, और मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे डिफरेंशिएशन ही क्यों करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे। और ये सब्जेक्ट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, और अगर आपने सही से समझा इस सब्जेक्ट को, तो आप मेरा यकीन माने आप शायद इंजीनियरिंग को एक डिफरेंट तरीके से आप महसूस करेंगे कि ये सब्जेक्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग था और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इवन आप एक बेहतर इंजीनियर बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते देखिए। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जरा देखिए क्या होता है, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर है, एक है ए और एक वेक्टर है बी, और उनके बीच का एंगल है थीटा। अब बताइए इनका रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट ए प्लस बी क्या आएगा बताइए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, आप जानते हो, मेरे ख्याल से आपने बचपन में पढ़ा है। बताइए क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट जरा रुकिए, ये तो आपने मैग्नीट्यूड बताया, ये इसमें तो मैग्नीट्यूड है, एंगल तो बताया नहीं आपने, डायरेक्शन तो दी नहीं, तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं बना। जबकि रिजल्टेंट तो क्या होना चाहिए,
वेक्टर होना चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए इसकी, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताइए ना कहाँ आएगी, डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? अब जरा देख, तो इसका मतलब फंस गया हम, हमें मैग्नीट्यूड तो पता है फॉर्मूले से, बट हमें डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो बड़ा आसान तरीका है, बड़ा ही इजी वे है हमारे पास, और वो है प्रोजेक्शन मेथड। उससे जरा निकाल दे, हमें कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है? प्रोजेक्शन मेथड, हाँ, लेकिन याद है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, आप थोड़ा फास्ट हो जाओ, बट एज सच आपको याद करने की जरूरत है नहीं, आप सीधा सीधा उसको निकाल भी सकते, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले जरा देखते हैं वेक्टर एडिशन। छोड़ दीजिए, हाँ, तो मैंने बताया वेक्टर एडिशन हमें देखना है, जहां पे 3 बैठे वहां पे बैठ जाइए, आगे यहाँ पे 3 बैठे उनको बैठाइए, यहाँ पे 3 कहाँ है, वो आप इस बेंच पे बैठाओगे आगे, सबसे पहले इधर उधर ये, हाँ जी, और जरा देखो 3 पिछले बेंच पे बैठ जाइए, पिछले बेंच पे बैठ जाओ, हाँ जी। चलिए देख, तो मैंने वेक्टर एडिशन में बता रहा था, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, इसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए मुझे डिफरेंट फॉर्मूला रटना पड़ेगा, तो बेहतर हम रटना है हमारे। तो एक मेथड होता है प्रोजेक्शन, और आप देखिएगा प्रोजेक्शन से हम बहुत कुछ निकालेंगे, प्रोजेक्शन मेथड। अब ये प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है परछाई, ठीक है, इमेज। तो वो जरा देखते हैं वो कैसे बनेगी इमेज, इमेज वाले मेथड से कैसे चीजों को सोल्व करना है। जरा देखिए प्रोजेक्शन मेथड, इससे 2 वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। पहले तो आप प्रोजेक्शन को समझिए, प्रोजेक्शन क्या होता है और कैसे हम लोग प्रोजेक्शन को लिखते हैं। देखिए जरा, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्सिस को मत लीजिए अभी, मान लीजिए इधर वेक्टर है ए, या इधर वेक्टर है ए और इधर वेक्टर है बी, ठीक है जी। ये एंगल है मान लीजिए फाई, और ये वाला एंगल है थीटा। एक एंगल है फाई और ये जो बी वाला एंगल है वो है थीटा, ठीक है। चलिए, मुझे चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो, एंगल देना और लेंथ देना, ये लेंथ है मान लीजिए 20 और इसकी लेंथ है मान लीजिए 30। लेंथ और एंगल देने से भी वेक्टर बन जाएगा, बिकॉज एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स से कितना इधर है, मतलब डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना है 20, इसका 30 मैग्नीट्यूड है, और एंगल आपका कितना है थीटा, थीटा एंगल पे। अब जरा देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्शन को समझते हैं, प्रोजेक्शन क्या होता है। जरा देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहां पे मान लीजिए कोई ए वेक्टर, उसकी लेंथ है 30 और ये एंगल मान लीजिए थीटा। तो मुझे इसका प्रोजेक्शन देखना है, परछाई, लेकिन कहां पे देखो मैं परछाई, एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब जरा देखिए, एक्स एक्सिस पे परछाई कैसे बनेगी। जहां पे भी आपको परछाई देखनी हो उसके परपेंडिकुलर आप सूरज की किरणें डालें, ठीक है। आप इमेजिन करें कि सूरज की किरणें ऐसे आ रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप परछाई देख रहे हो, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आप सूरज की किरणें डालिए, ठीक है। और आप देखिए कि इसकी परछाई कहां तक बनेगी, आप बता सकते हो। देखिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो यहां तक, एक आपकी यहां तक, और एक आपकी यहां तक। आप बताइए कहां तक परछाई बनेगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप बताइए बी तक परछाई बनेगी। क्यों भाई? परछाई वहां पे बनती है जहां पे सूरज की किरण रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि जो किरणें रुकेंगी नहीं वो तो आगे व्हाइट स्पॉट बनाएंगी ना। ब्लैक स्पॉट कहां पे बनेगा? जहां पे सूरज की किरण रुक जाएगी। इसका मतलब जो ये वाली जो लाइट आ रही है ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा ये क्या बनेगा इसकी जगह, ब्लैक स्पॉट। जबकि यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका व्हाइट स्पॉट आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो परछाई कहां तक बनेगी बताइए? परछाई सिर्फ यहाँ तक बनेगी, उससे आगे तो जो है सूरज की किरणें ये तो सीधी आएगी ना, ये तो यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो इसकी परछाई आएगी वो यहाँ तक बनेगी, ठीक है। एक मिनट, तो आप बताइए इसकी लेंथ बताइए, प्रोजेक्शन की क्या लेंथ आएगी? हाँ, जरा देख,
तो बताइए ये लेंथ क्या बनेगी बताओ? a cos थीटा, a cos थीटा। अगर मान लीजिए इसी का अगर मैं इधर प्रोजेक्शन निकालता तो आप बताइए कितना आता? ये लेंथ कितनी आएगी? a sin थीटा। तो ये लेंथ आएगी a sin थीटा। आप जानते हो ये चीज, ठीक है? कैसे भी ये कैसे आया? राइट, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो, ठीक है भाई? ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इसकी लेंथ आपको पता है a, ठीक है? ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। तो यहाँ से आप बेस निकाल सकते हो a cos थीटा, और जो ये हाइट होगी यही ये वाली हाइट होगी, तो ये बनेगी a sin थीटा, यहाँ से भी ये a sin थीटा। तो प्रोजेक्शन निकालने का बड़ा आसान तरीका है क्या? जिस एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है उस एक्सिस पे अगर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो cos थीटा लगा दो, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे जिसके साथ एंगल बना हुआ है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो आप उसको क्या लिख सकते हो? साइन। अब सुनिए, तो मुझे पता चल गया कि जो a वेक्टर है उसके दो तरफ प्रोजेक्शन आ रहे हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, a is a vector and it has a component, एक x डायरेक्शन में और एक किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में कितना है? a cos थीटा x कैप, इसका मतलब है x डायरेक्शन में, और क्या है बता जरा? a sin थीटा y कैप। समझा? मैं इस a वेक्टर को इस तरह से लिख सकता हूं, इस a को इस तरह लिख सकता हूं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऐसे ही मैं वेक्टर लिखता हूं, जैसे कोई वेक्टर लिखा मैंने 2i कैप या 2x कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका क्या मतलब होता है बताएंगे? इसका मतलब है जो a का प्रोजेक्शन है किधर? x की तरफ, वो कितना है? 2, j की तरफ कितना है? मतलब y की तरफ कितना है? 3, और z की तरफ कितना है? 4। आपको समझा? सर a cos थीटा में जो a है वो वेक्टर नहीं लगेगा उस पे? a cos थीटा में जो a है वो मैग्नीट्यूड है उसका, वो उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो लेंथ है उसका प्रोजेक्शन होता है, परछाई ऑलवेज लेंथ की बनती है, ठीक है? तो ये लेंथ है और इसका कोसाइन लोगे तो a cos थीटा बन जाएगा, इसका साइन लोगे तो a sin थीटा बन जाएगा। ये है x की तरफ, ये y की तरफ। तो मैं इस वेक्टर को इस तरह से लिख सकता हूँ। मतलब जो ये चीजें होती है जो x कैप या y कैप या z कैप, ये क्या होती है? आपकी डायरेक्शंस होती है, ठीक है? ये आपकी डायरेक्शंस होती है। तो मैंने यहाँ पे 3 डायरेक्शन, जैसे आप कोई भी वेक्टर लिखते हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मतलब जो i कैप j कैप k कैप है ये क्या चीज है? आपकी डायरेक्शंस, ठीक है भाई? इसका प्रोजेक्शंस है, a के प्रोजेक्शन x की तरफ 2 है, y की तरफ 3 है और z की तरफ कितना है? 4। आपको समझ आया? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। अब थोड़ा आगे और बढ़े, तो मान लीजिए तो मैं इजीली मैं प्रोजेक्शन निकाल सकता हूं। अब कैसे निकालते हैं जरा देखिए। मैं 3 डायरेक्शन अज्यूम कर रहा हूं, एक है x कैप, एक है y कैप और एक है z कैप। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। x कैप आपकी तरफ है, y कैप इधर है और z कैप मेरा ऊपर की तरफ है, z कैप मेरा ऊपर की तरफ है। एक मिनट रुकिए। तो मान लीजिए मेरा कोई वेक्टर है, मान लीजिए कोई मेरा वेक्टर है a और x के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, सॉरी x के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। आपको बताना है कि ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। जरा सोचिए थोड़ा सा। ए की लेंथ भी आपको अगर चलो मैं दे दूं कि ए की लेंथ है मान लीजिए 20, आप बताइए वेक्टर क्या बनेगा। अगर मुझे ए वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? मुझे इसके प्रोजेक्शन बताइए, x की तरफ, y की तरफ और z की तरफ। तो बताइए 20 cos अल्फा
20 cos अल्फा, ये तो किधर किधर आएगा x कैप प्लस 20 cos बीटा, 20 cos बीटा y कैप प्लस 20 cos गामा z कैप। ये मेरा क्या बन गया, z कैप नहीं है, 20 cos गामा। cos क्यों ले रहा हूं मैं, sin क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज मैंने आपको बताया था सबके साथ cos क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने आपको प्रोजेक्शन में बताया था जिस एक्सिस की तरफ आपको प्रोजेक्शन निकालना है उस एक्सिस के साथ अगर एंगल पता है तो सीधा सीधा cos लो, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके साथ क्या लो, sin। अब जरा देखिए, a का एंगल मुझे x के साथ पता है तो cos आएगा, इवन a का एंगल मुझे y के साथ भी पता है, तो जब एंगल पता होता है तो क्या करना होता है, उसका cos लेना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है तो फिर sin लिखेंगे, नहीं, sin अगर लिखोगे तो फिर अल्फा की टर्म में आएगा ना। x के साथ अगर अल्फा है तो y के साथ बीटा है भाई, तो उसके साथ भी cos लो ना, क्योंकि y का एंगल भी मुझे पता है। जैसे देखो यहाँ पे थीटा था, अगर ये एंगल में देता, अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। तो अगर इसका प्रोजेक्शन इधर है a cos थीटा, तो इधर कितना आएगा a cos 90 माइनस थीटा। इसका मतलब जिस एक्सिस के साथ आपको एंगल पता होता है उसके साथ कोसाइन लेना होता है। ठीक है, a cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगेन sin थीटा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे जो a है मेरा वो 20 है, और उसका अगर x की तरफ प्रोजेक्शन निकालूंगा तो 20 cos अल्फा x कैप, 20 cos बीटा y कैप एंड 20 cos गामा z कैप, ये वेक्टर बनेगा। ठीक है, हाँ जी। सर इसमें y की तरफ साइन में तो नहीं लिख पाएंगे ना? नहीं, y की तरफ साइन में नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज जरा देखिए एक प्रॉब्लम है, सुनिए, यहाँ पे बड़ा इजी था, यहाँ पे 2D था, यहाँ पे 3D है। जरा देखिए कैसे, ये 3 डायमेंशन आपके पास, ये आपकी तरफ है x, इधर है y और इधर है z, और यहाँ पे कोई वेक्टर है, कोई किसी डिफरेंट एंगल पे वेक्टर है। ठीक है, अब इसका एंगल इसके साथ दे रखा है कितना, अल्फा, और इसके साथ ये वाला एंगल कितना है, बीटा। तो क्या आप ये लिख सकते हो कि बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा? नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अगर ये इधर होता तब तो ठीक था, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, मान लीजिए x के साथ एंगल कितना है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस। बट इस बार ये किस में है, ये 3D में है, आप समझे? तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो दूसरे वाला एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं होगा, तो दूसरे वाला एंगल आप गलती से इसको बीटा को 90 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते। समझ आया भाई? ये 3D है, 3D में ऐसा नहीं होता, 2D में ऐसा हो जाता। 2D में अगर एक के साथ अल्फा तो दूसरे के साथ, समझे आप मेरा पॉइंट? ये उसी प्लेन में होता, अगर सेम प्लेन में अगर लाई कर रहा है x और y के, x और y के उसी प्लेन में वेक्टर भी लाई कर रहा है, सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने बताया कि अगर a मेरे को दे दिया जाए और मुझे उसकी वजह से वेक्टर निकालना हो, तो वेक्टर में कैसे निकालूंगा, x की तरफ कितना एंगल है, y की तरफ कितना है और z की तरफ कितना है, आप सबका कोसाइन ले लो, आपके पास वेक्टर बन जाएगा। कोई डाउट है तो पूछिए भैया, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए, एक होती है डायरेक्शन। तो मैंने बताया वेक्टर क्या चीज होती है, वेक्टर में प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है। अब मान लीजिए 2 वेक्टर आ जाए आपके पास और उनको ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। देखिए आप उसको प्रोजेक्शन में ब्रेक कर लो। ठीक है, देखिए जैसा कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर है आपका और उसका एंगल x के साथ में भी थीटा है, x कैप, और ये है y कैप, और इस a वेक्टर का एंगल x के साथ कितना है, थीटा। तो आप इस a वेक्टर को लिख सकते हो, बताओ a वेक्टर क्या आएगा, बताओ a cos थीटा x कैप प्लस a sin थीटा y कैप। अब एक दूसरा वेक्टर है b, उसका एंगल कितना है x के साथ फाई। तो अगर मैं b वेक्टर को लिखूंगा तो क्या बनेगा बताइए, b वेक्टर मेरा क्या बनेगा बताइए, b cos phi x कैप, बिकॉज x के साथ phi एंगल है ना, तो उसके साथ कोसाइन आएगा, b cos phi x कैप प्लस b sin phi y कैप। समझ आया? ये आपका क्या बनेगा, b वेक्टर, ये आपका b वेक्टर आएगा। करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं आता? अब जरा देखिए, अगर मुझे दोनों वेक्टर को ऐड करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो मैं कैसे करूंगा बताइए, दोनों की x की डायरेक्शन में परछाई पता है, इस डायरेक्शन में दोनों की परछाई पता है, इसकी परछाई यहां तक है और इसकी परछाई यहां तक है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों की परछाई क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a cos थीटा प्लस b
cos फाई, और ये किधर है x कैप इधर, प्लस y कैप की तरफ क्या आएगा बताइए इधर, a sin थीटा प्लस b sin फाई, और ये किधर आ गया y कैप। आई होप आपको समझ आया। तो जरा देखिए कितना आसान हो गया इस तरह से ऐड करना, और इसमें डायरेक्शन भी आएंगी, आप डायरेक्शन भी इजीली निकाल सकते हो, आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। कोई भी वेक्टर अगर दे दिया जाए, उसके अगर प्रोजेक्शन पता हो आपको, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, वो बताएंगे, और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। आपको पता चला कैसे ऐड करते हैं, आप प्रोजेक्शन की हेल्प से ऐड कर सकते हो। आप पहले ए वेक्टर को इसको डिकम्पोज कर लो, इसको प्रोजेक्शन में आप लिख लो, बी वेक्टर को प्रोजेक्शन में लिख लो, और फिर रिजल्टेंट आपको ऐड करना है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। माइनस है तो माइनस लगा दो। कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन अब ये है कि डायरेक्शन कैसे निकाले, किसी भी वेक्टर की अगर आपसे डायरेक्शन पूछी हो तो कैसे निकाले। चलिए वो जरा देखिए, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर एक ही चीज होती है। डायरेक्शन माने यूनिट वेक्टर। अब सुनिए, और यूनिट वेक्टर क्या होता है आप बताएंगे। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए जरा देखिए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। मैं इसको रब कर दूं भाई, इसका को रब कर दूं। देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दे रखा है a, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मान लीजिए आपको वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका जो प्रोजेक्शन है i की तरफ, x की तरफ कितना है 2, y की तरफ कितना है 3, और z की तरफ कितना है 4, करेक्ट है। अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, रूट ऑफ जो i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। लेकिन ये कैसे आया आपको पता है क्या, आपको पता है क्या कैसे बना ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए सब लोगों को वैसे पता तो है ये फॉर्मूला कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बताने की जरूरत है क्या। चलिए इसकी जरूरत है नहीं, वैसे अपने को जानकारी की जरूरत है नहीं भी पता कोई बात नहीं, लेकिन आप ओरिजिन से आप लिख लीजिए इसको। एक वेक्टर बनाइए जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अपने आप लेंथ आ जाएगी, डोंट वरी। तो आप सीधा सीधा आप याद रखिए, बस इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना बना होता है मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 29, करेक्ट है। अब जरा देखिए, अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना, मुझे डायरेक्शन निकालनी, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए। तो कैसे निकाले डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, माने ए कैप, डायरेक्शन को कैप से निकाले। तो बताइए वो क्या होता है, वो होता है वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब बताइए वेक्टर कितना है, वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास डायरेक्शन। आपके पास ए वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन है। समझ आया अभी, कोई दिक्कत तो नहीं। डायरेक्शन माने यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन माने यूनिट वेक्टर, ठीक है। हाँ जी, सुनिए आईजे की फॉर्म में तो आई जे के बेसिकली एक्स वाई जेड ही है। आई कैप को एक्स कैप लिख सकते हो, वाई कैप जे कैप को वाई कैप लिख सकते हो, और के कैप को जेड कैप लिख सकते हो, एक ही बात है। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, वो डायरेक्शन है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। हाँ जी, हाँ लेकिन सुनिए, ये डायरेक्शन ही है, देखा जाए तो आई जे के ये डायरेक्शन ही है, बट इनका मैग्नीट्यूड भी था ना इनके साथ, इनका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, आप समझे। ए का कंपोनेंट एक्स की तरफ कितना है 2, 1 नहीं है, समझे। तो कुल मिला के मुझे इसका पूरे की डायरेक्शन चाहिए होती है, और ये तो आप कंपोनेंट में देख रहे हो, कंपोनेंट नहीं देखता, एज ए होल आपको डायरेक्शन बतानी है, तो आप क्या करोगे, वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। अब चलिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको अल्फा बीटा गामा बताया। आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है और ये जेड कैप है, एक्स कैप आपकी तरफ है, कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कुछ लोग इस तरह दिखाते हैं, ये एक्स कैप है, वाई कैप है और ये जेड कैप। मैं इसको इधर ऐसे दिखा रहा हूं,
एक ही बात है, आप इसको आपकी तरफ मान लीजिए, इसको आप आपकी तरफ मान लीजिए x, ठीक है, आप विजुलाइज कीजिए 3D में, ये आपकी तरफ हो गया, ये उधर हो गया और ये z हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं x y z, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए, यहां पे कोई मेरे पास एक वेक्टर है a, कोई भी वेक्टर है a और उसकी लेंथ आपको दे रखी है 20, उसकी लेंथ आपको 20 दे रखी है और x के साथ एंगल कितना है अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। आप a वेक्टर को लिख सकते हो, a वेक्टर क्या आएगा बताओ जरा, a वेक्टर इज 20 cos अल्फा x कैप या i कैप, एक ही बात है, प्लस बताइए 20 cos बीटा y कैप प्लस 20 cos गामा z कैप, ये आएगा, ये मेरा a वेक्टर आएगा। बट अगर मुझे ये पता करना हो कि एक डायरेक्शन बताओ क्या आएगी, तो एक डायरेक्शन क्या आएगी बताओ जरा, a वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है 20, तो इसका मतलब इसको 20 से डिवाइड करोगे तो ये 20 कर जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा, cos अल्फा x कैप, cos बीटा y कैप एंड cos गामा z कैप। इसका मतलब एक चीज पता चल गई मुझे, अगर किसी वेक्टर का मुझे x कैप, x के साथ y के साथ और z के साथ अगर मुझे एंगल पता है तो मैं उस वेक्टर की डायरेक्शन लिख सकता हूं डायरेक्टली। कैसे, बस सिंपल, आपको cos अल्फा लेना है, cos बीटा लेना है, हर एक एक्सिस के साथ एंगल आप देख लो और उनको आप इस तरह से लिख दो, वो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। आप समझे क्या, क्लियर है भाई। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इनको क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, आपको समझ आएगा। तो अगर मैं किसी वेक्टर की जो मेरे पास 3 एक्सिस है उनके साथ अगर मैं एंगल दे दूं आपको, तो आप उस एंगल से उनका कोसाइन लेके आप क्या कर सकते हो, आप उसकी डायरेक्शन लिख सकते हो। समझ आया अभी, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इनकी वजह से मेरे पास एक ही डायरेक्शन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, एक और चीज मेरा कर दो इस कार्य को। सर डायरेक्शन रेशियोज का आइडिया है, कोसाइन करने का तात्पर्य क्या है? मतलब ये जैसे कि हमने नाम दे दिया, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो कोसाइन है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको बस इस तरह से लेंगे। आप इससे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, इतना आप काफी आपके लिए। हाँ जी, डायरेक्शन रेशियोज का आता है। डायरेक्शन रेशियोज बात में देखते हैं, पहले एक बार जरा देखिए। डायरेक्शन कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं, देखो एक और चीज बताता हूं, आप वर्ड्स को मत याद रखो, कोई जरूरत ही नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए बस, ठीक है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, आप इनमें फंसे रहोगे तो आप नहीं समझ पाओगे चीजों को। जो चीज सामने आ रही है उसको नाम दे दो यार, क्या इसका डायरेक्शन कोसाइन में गड़बड़ आ रही है, बिकॉज कोसाइन मैंने इसलिए बोला बिकॉज कोस है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनको क्या बोल दिया डायरेक्शन कोसाइन। मत याद करो, जरूरत ही नहीं है अपने को, सही बताऊं तो क्यों दिमाग में मेमोरी खर्च की, ठीक है। आप बस सीधा याद रखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन। ये जो कोसाइन एंगल लिया हमने ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है अभी। तो मैंने बताया कि ए का जो वेक्टर है x के साथ कितना एंगल ले रहा है, उसको cos अल्फा ले लो, y के साथ cos बीटा, z के साथ cos गामा और उनके साथ डायरेक्शन और लगा दो, x की तरफ ये, y की तरफ ये, z की तरफ ये, तो उससे आपको डायरेक्शन आ जाएगी। करेक्ट है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वाला देखिए, मैं रब कर दूं इस कहानी को, रब कर दूं। एक और चीज, अब इसकी हेल्प से मैं एक चीज निकाल सकता हूं, मान लीजिए, और ये सारी चीजें आगे यूज होने वाली है भाई, तो आप इसको लाइटली ना लें, x कैप, y कैप, z कैप, और ये कोई वेक्टर दे रखा है आपको a और उसकी वैल्यू दे रखी है 2i कैप, सुनिए भाई 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको ये वेक्टर दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड x एक्सिस, फाइंड दिस अल्फा एंड बीटा एंड गामा। आपको ये बताना है, ये कोई वेक्टर दे रखा है, आपको बता रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा। कैसे बताए, आप एक बात बताओ, आप इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालो पहले, वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी बता सकते हैं, 2/√29 मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ना यार, 2/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्या बन गया इसकी डायरेक्शन। और अगर मान लीजिए यहां से मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो ए की डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, अगर अल्फा की टर्म में निकालूं, अल्फा बीटा कोसाइन की टर्म में निकालूं तो बताइए क्या आएगा, cos अल्फा i कैप
प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। आई होप आपको समझ आएगी। ठीक है, यहां से डायरेक्शन निकाल सकता हूं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगी। अब ये भी वही यूनिट वेक्टर है, ये भी वही यूनिट वेक्टर है, सेम यूनिट वेक्टर को लिखा है, तो इसका मतलब कोस अल्फा इज इक्वल टू 2/√29, cos beta is equal to 3/√29 and cos gamma is equal to 4/√29। आई होप आपको समझ आया। क्लियर है? तो इससे आप अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो, आप वेक्टर का एंगल निकाल सकते हो, x के साथ कितना आएगा, y के साथ कितना आएगा एंड z के साथ कितना आएगा। ठीक है, हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। जरा एक बार दोबारा बता दूं, मेरे पास कोई a वेक्टर था, मुझे क्या करना था, इसका एंगल बताना था, x के साथ कितना है, y के साथ कितना है, z के साथ कितना है। तो मैंने बोला a का यूनिट वेक्टर लिख लो, यूनिट वेक्टर लिख लिया, ये वो ये आ गया, यूनिट वेक्टर ये आ गया। फिर मैंने बोला कि a जो है वो x के साथ अल्फा बना रहा है, y के साथ बीटा और z के साथ गामा, तो मैं a की डायरेक्शन लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मुझे a का एंगल पता है, x के साथ कितना है, y के साथ और z के साथ, तो मैं सीधा सीधा उसकी डायरेक्शन लिख सकता हूँ। कैसे लिखनी है? कोसाइन ऑफ अल्फा आई कैप, सिर्फ एंगल का कोसाइन लेना है बस, और जो x के साथ एंगल है उसके साथ आई कैप लगा दो, और जो y के साथ एंगल है उसके साथ y कैप लगा दो, और दूसरे के साथ z कैप लगा दो। तो कोस अल्फा आई कैप कोस बीटा जे कैप कोस गामा के कैप। अब आप कंपेयर कर लो, आपको इसकी डायरेक्शन ये है, पता है ये होती है इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन तो पहले निकाल चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सेम होने चाहिए, फिर तो दोनों सेम कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। करेक्ट? अभी कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने बताया कि वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। आप प्रोजेक्शन की हेल्प से ऐड या सबट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट दो चार कहानी और सीखते हैं। ये आपको पता था वैसे, कुछ लोग जानते थे इस चीज को, तो और जरा देखिएगा, दो तीन चीजें और समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसमें बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं जो है 20 एंगल 30 डिग्री, 2 एंगल 30 डिग्री। एंगल इज विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू x कैप। जो एंगल दिया है वो विद रेस्पेक्ट टू x है। ठीक है, आपको बताना है a प्लस बी, a प्लस बी बताना है। तो जरा देखिए कैसे करें। आपको दे रखा है कि जो b वेक्टर है वो क्या है, बताओ। मैग्नीट्यूड है उसका 2, और x के साथ कितना एंगल है 30 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आप b वेक्टर लिख सकते हो इजीली। बताइए b वेक्टर क्या है, 2 cos 30 x कैप प्लस 2 sin 30 y कैप, या i कैप लिख लो इसको, और इसको क्या लिख लो j कैप। ठीक है, अब मेरे ख्याल से दोनों को ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी है तो पूछिए, आगे बढ़े। एक प्रॉब्लम आती, बताइए पहले a प्लस b बताइए क्या है, कितना आया है जी? 2 प्लस है जी √3 आई कैप प्लस 4j 4j कैप। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, a प्लस बी। बट एक प्रॉब्लम है, जो आंसर दिया हुआ है वो r एंगल थीटा में दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड और उसका एंगल कितने एंगल पे है उसमें दिया हुआ है। तो कैसे निकाले उसका, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? तो बड़ा आसान है, मैग्नीट्यूड तो निकालने बड़ा आसान है। कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का क्या ले लो, तो रूट, वो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब एंगल कैसे निकाले, चलो देखिए एंगल कैसे निकालते हैं, वो जरा देखिए एंगल कैसे निकाले। x में कितना प्रोजेक्शन है a प्लस b का, 2 प्लस √3, x में कितना प्रोजेक्शन है, और y में कितना है 4। तो अगर मैं दोनों का ऐड करूंगा तो यहां तक आएगा, ये आएगा, ये इनका रिजल्टेंट आएगा। y में 4 है, x में इतना है, तो दोनों का रिजल्टेंट यहां तक आएगा। और रिजल्टेंट आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? रूट लो और 4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 का स्क्वायर कर दो, समझ आया? ये लेंथ आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है एंगल कैसे बताएं, तो आप बताओ। ये लेंथ पता है, इसका माने ये लेंथ पता है, बराबर ही आएगी ना, ये लेंथ और ये लेंथ। ये लेंथ पता है, इसका मतलब ये लेंथ पता है, और ये लेंथ भी पता है। आप इजीली एंगल निकाल सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 प्लस √3। आप थीटा निकाल सकते हो, रिजल्टेंट एंगल भी बता सकते हो। समझ आया? आप इस फॉर्म में भी आप आंसर निकाल सकते हो। कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलिए। तो मैंने बताया
कि किस तरह से आप एडिशन करते हो, ऐड कैसे करते हो या सबट्रैक्ट कैसे करते हो। ठीक है, चलिए तो 3 चीजें और। क्लास आज थोड़ी सी लेट चलेगी, मतलब क्योंकि लेट स्टार्ट हुई है तो आपकी 10:30 बजे तक क्लास होगी। ठीक है, देखिए अगर मैं ए वेक्टर दे दूं आपको 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर दे दूं i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है भाई, और मैं आपसे पूछूं a प्लस b बताइए, तो बड़ा आसान है, a प्लस b कैसे निकाले बताओ, कॉम्पोनेंट वाइज ऐड कर दो ना, आपको प्रोजेक्शन दे रखे हैं इस बार, a का प्रोजेक्शन i कैप की तरफ 2 है, j कैप की तरफ 1 है और k कैप की तरफ कितना है 1, और b के भी प्रोजेक्शन लिख रखे हैं, तो आप सीधा इधर ऐड कर दो, तो बताओ क्या बनेगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, कॉम्पोनेंट वाइज ऐड कर दो, इसका कॉम्पोनेंट इधर 2 है इधर 1 है, तो टोटल ऐड करेंगे तो 3, इसका 1 है इसका 2 है तो 3 और ये 2, समझ आया? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, आप पूछ सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट बढ़ते आगे बढ़ते, मैं इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं भाई। अब नेक्स्ट जरा देखिए, अब लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो वेक्टर, और आपने जितना समझा है उससे थोड़ा बेहतर समझते हैं, थोड़ा और उसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा ज़्यादा, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है और उसका क्या मीनिंग होता है, हम कैसे यूज करते हैं उसको, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं बट उनको और डिफरेंट तरीके से समझेंगे। तो इसमें 2 प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, दो मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ये पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन 2 तरह की होती है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है और एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी और उनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है जी, आपको निकालना है ए डॉट बी, आप जानते हो मेरे ख्याल से ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आई थिंक आप जानते हो ये चीज, ठीक है, ये आपको पता है। अब और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये क्या होता है आंसर जो होता है वो स्केलर में आता है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इसका ए डॉट बी आ गया, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया 2 वेक्टर्स का। बट इसको जरा समझते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, करेक्ट है? अब बताइए बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा क्या है? किसका प्रोजेक्शन? किसके ऊपर? ए के ऊपर। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बी का प्रोजेक्शन निकालूं ए के ऊपर, ए वेक्टर ये है मेरा, इसके ऊपर अगर मैं बी का प्रोजेक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा? आप इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि आप ए के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो ना, तो आप इसके परपेंडिकुलर सूरज की किरणें डालिए, बताइए कितना प्रोजेक्शन बनेगा? यहां तक का प्रोजेक्शन आएगा, क्या कहते हैं यहां तक, और इसकी लेंथ क्या है यहां से यहां तक बी cos थीटा, बी cos थीटा, समझ आ गई? तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसका मतलब मैं ए डॉट बी को लिख सकता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। या फिर मैं इसको उल्टा भी सोच सकता हूं, जरा देखिए कैसे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था बी इंटू ए cos थीटा। तो ए cos थीटा क्या बनेगा बताओ? ए का प्रोजेक्शन, अगर बी के ऊपर मैं प्रोजेक्शन निकालूं ए का, मान लीजिए बी यहां तक है, ये बी, चलो यहीं तक बैठा लो, बी यहां तक, ठीक है, अगर मैं ए का प्रोजेक्शन निकालूं बी के ऊपर तो कितना आएगा बताओ? इसका परपेंडिकुलर लाइन देखो ना यहाँ पे, ये ऐसे ना बी, इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल दो इसको, तो ये जो लेंथ आएगी कितनी आएगी?
a cos थीटा, a का प्रोजेक्शन इधर निकालोगे तो a cos थीटा आएगा ना, एंगल थीटा है, आप समझेगा। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो एक और चीज पता चली, मैं डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका पता चला। कैसे? डॉट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक वेक्टर की तो लेंथ ले लो और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो पहले वाले वेक्टर पे, समझ आया, और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो बेसिकली देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट तो दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है। डॉट प्रोडक्ट तो दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है कि ए लेंथ होगी और एक जो दूसरा वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन पहले वाले में, क्या कहते हैं, तो दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है। तो लेंथ जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है, स्केलर आएगा। आंसर तो स्केलर आएगा, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट। इसको नाम दिया गया स्केलर प्रोडक्ट। ये आपका 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 डॉट प्रोडक्ट है, समझ आया। तो डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर की लेंथ को यूं की भी ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो, ठीक है, जरूरी नहीं है ए ले या बी ले, एक की तो लेंथ आप ले लो और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए किसके ऊपर, पहले वाले वेक्टर पे, ठीक है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब ये कहानी बहुत कुछ कहती है, ठीक है, जरा देखते हैं क्या कहती है। तो डॉट प्रोडक्ट को इस तरह आप समझिएगा। अगर मैं मान लीजिए, ध्यान से देखना, कोई ए वेक्टर है और उसका एक्स कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो इसका क्या मतलब बताइए, ये क्या आएगा, ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू एक्स कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, करेक्ट है। एक्स कैप को डायरेक्शन है, ठीक है, अब डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। इसका मतलब क्या आ गया, ए का प्रोजेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स कैप में, करेक्ट है, ए का प्रोजेक्शन एक्स कैप में आ गया। इसका मतलब एक और चीज हमें पता चली, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको प्रोजेक्शन देखना हो या कंपोनेंट देखना हो तो आप क्या करें, उस डायरेक्शन के साथ क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट। विद्यार्थी देखो ना क्या आया, अगर ए कैप ए वेक्टर डॉट एक्स कैप करूंगा तो क्या आंसर आएगा, ए cos थीटा। इट मींस अपने पास क्या मिल गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप। ये ए cos थीटा यही तो है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स कैप का मैग्नीट्यूड इनटू ए cos थीटा। ए cos थीटा क्या है, एक्स कैप के साथ, एक्स कैप इधर था और ये ए था और इनके बीच का एंगल थीटा था। तो आप बताओ ए cos थीटा क्या बनेगा, ए cos थीटा ये बनेगा ना, इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप। यार तो मुझे एक चीज नहीं पता चली, क्या, अगर किसी भी वेक्टर का आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आपको बस उस डायरेक्शन के साथ क्या लेना है, डॉट पड़े। आप लिख लो ये कहानी, ठीक है, और इसका जरूरत पड़ेगी आपको। फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इन एनी डायरेक्शन वी शुड अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट विद दैट डायरेक्शन। वी शुड अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर with that direction, ठीक है भाई, आप लिख लीजिए, समझ आया भाई। If you want to calculate the projection of any vector in any direction, then apply the dot product with that direction. Then apply the dot product of the vector and that direction, ठीक है भाई। जिस डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन के साथ क्या अप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट, आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगा। चलिए, लेकिन पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना तो सीख ले, डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं, उसके बाद ही आप डॉट प्रोडक्ट कर पाओ। चलिए मैं अब कर रहा हूं, देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आई कैप डॉट आई कैप, बताओ क्या आएगा, 1। क्यों भाई, आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 0 और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्यों, कैप मतलब डायरेक्शन, समझ आया, कैप का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो 1 into 1 into cos 0, cos 0 is again 1, ठीक है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट आई कैप डॉट जे कैप, 0, क्यों 0 बताइए, एंगल बिटवीन देम इज 90, ये 0 आएगा। आई कैप डॉट के कैप अगेन 0, क्योंकि अगेन एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90। एक और चीज पता चली, हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से बता सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच एंगल 90 है कि नहीं है, ठीक है, दो वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं है, ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं बता सकता हूं यहां से कैसे, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए दो वेक्टर का, समझ लो दो वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, ठीक है, समझ आया, मतलब 90 डिग्री उनके बीच का एंगल है।
तो आप दो वेक्टर के बीच का 90 डिग्री एंगल चेक कर सकते हो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो समझ लो एक दूसरे पे 90 डिग्री ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, दो वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल है। करेक्ट अभी? चलिए अब सुनिए, मान लीजिए मैं आपको ये लिख रहा हूं 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप, मान लीजिए ये लिख रहा हूं और मैं आपसे पूछूं बताओ क्या आंसर आएगा। तो जरा देखिए कैसे निकालोगे आप एक काम कीजिए, पहले 3i कैप को उठाइए और 3i कैप का डॉट ले लो इन दोनों के साथ, तो बताओ क्या बनेगा 6i कैप डॉट i कैप, पहला वाला यही बना। फिर नेक्स्ट क्या है 9, इसके साथ लोगे तो 9j कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट i कैप, करेक्ट है। प्लस अब 4 के साथ लो, 4 का इसके साथ लोगे तो क्या बनेगा 8i कैप डॉट j कैप, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बनेगा प्लस 12j कैप डॉट j कैप। अब आप जानते हो ये 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, क्यों भाई? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 और यहाँ पे अगेन 90, तो cos 90 is 0, ठीक है। तो इनका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब बताइए यहाँ पे i कैप डॉट i कैप इज 1, तो ये बन गया 6 प्लस ये क्या बना 12, तो आंसर इज 80, आंसर इज 80, करेक्ट। अभी कोई डायरेक्ट कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था इस चीज को, डॉट प्रोडक्ट जब भी लेते हो i कैप का कंपोनेंट इधर और इधर भी i कैप का कंपोनेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करो और j कैप का कंपोनेंट इधर और इधर, उनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपके पास डॉट प्रोडक्ट। समझ आया डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, उस डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। जिस डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन के साथ आप क्या ले लो डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि देख एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A, find the projection of vector A which is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap in the direction of vector B. Find the projection of vector A in the direction of vector B which is I cap plus j cap plus 3k cap. Find the projection of vector A in the direction of vector B. B की डायरेक्शन में A का प्रोजेक्शन आपको चाहिए, तो कैसे निकालोगे बताओ। A का डॉट प्रोडक्ट लो, किसके साथ B के साथ नहीं, B की डायरेक्शन के साथ, क्योंकि B की डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन चाहिए। तो इसका मतलब आप लिखो A डॉट B कैप, बिकॉज हमें प्रोजेक्शन चाहिए A का B की डायरेक्शन में, तो B की डायरेक्शन निकालो ना, तो B कैप क्या आएगा बताओ ना। B कैप इज I कैप प्लस J कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ, बताओ कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 9 रूट 11। तो इसका मतलब A कैप व्हिच इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट B कैप इज I कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई रूट 11। ठीक है जी, आप डॉट ले लीजिए इसके साथ, क्या आंसर आएगा बताइए जरा। 17 upon root। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A in the direction of vector B. A का प्रोजेक्शन आ गया B की डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर का प्रोजेक्शन। क्लियर अभी? वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना है 17 by root 11, प्रोजेक्शन ऑफ A in the direction of B। आगे बढ़े, नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़े। अब लिखिए वेक्टर प्रोजेक्शन, ये था सिर्फ प्रोजेक्शन। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B। इस बार सिंपल प्रोजेक्शन ही बताना, इस बार क्या बताना है वेक्टर प्रोजेक्शन। देखो सिंपल प्रोजेक्शन अगर होता तो लेंथ आती, प्रोजेक्शन माने लेंथ होती है और आंसर भी देखो लेंथ ही आया पिछली बार, बट इस बार क्या पूछा है वेक्टर प्रोजेक्शन। इट मींस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ डिफरेंट चीज है। वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा बताइए। इसका मतलब जो प्रोजेक्शन की लेंथ आई है उसके साथ हमें डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। अब ये प्रोजेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है बी कैप की डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो प्रोजेक्शन आया उसके साथ क्या किससे मल्टीप्लाई कर दो बी कैप के साथ। आप समझे, ये वेक्टर प्रोजेक्शन बनेगा। आप प्रोजेक्शन निकालिए उसके साथ फिर डायरेक्शन में एसोसिएट करो। अब ये जो प्रोजेक्शन है कौन सी डायरेक्शन में है, ये बी कैप की डायरेक्शन में है, तो आप इसके साथ बी कैप और लगा दो, वो क्या बन जाएगा आपका वेक्टर
प्रोजेक्शन, आप समझा, वो बन जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन। कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैं इस कहानी को रैप कर दूं भाई, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिए। A vector is I cap plus 2j cap and B vector is I cap plus 3j cap plus 4k cap and C vector is 2I cap plus j cap plus k। लिखिए find the vector projection of A plus B, find the vector projection of A vector plus B vector in the direction of C। Find the vector projection of A vector plus B vector in the direction of vector C। C की डायरेक्शन में A vector plus B vector का वेक्टर प्रोजेक्शन बताना है। वेक्टर प्रोजेक्शन, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A vector plus B vector in the direction of C। C की डायरेक्शन में A vector plus B vector का वेक्टर प्रोजेक्शन आपको बताना है। जरा कैलकुलेट कीजिए, जरा कैलकुलेट कीजिए, बताइए क्या आएगा। 18/6 into C cap। हाँ, सी कैप के साथ लिखो ना, फिर सी कैप भी तो लिखो, पूरा आंसर निकालिए। आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखिए भाई, पूरा आंसर आप निकालिएगा। हो गया भाई, क्या आंसर है बताइए। है जी 5/√6। 5/√6 2I cap plus J into 2I cap plus j cap plus k cap divided by 6I cap plus 3j cap plus 3j cap। अब आप चेक कर लीजिए गलत है भाई। जरा देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले तो a plus b निकालिए। a plus b क्या आएगा बताओ। 2I cap plus 5j cap plus 4k cap, ये आपका a plus b आ गया। अब इसका प्रोजेक्शन चाहिए मुझे, कौन सी डायरेक्शन में, c cap। तो इसका मतलब a plus b जो आया वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो c cap के साथ। तो c cap निकालिए, c cap इज, बताइए क्या है, 2I cap plus j cap plus k cap डिवाइड बाई √6। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो इसका a plus b का, क्योंकि a plus b का कंपोनेंट चाहिए, a plus b का प्रोजेक्शन चाहिए। बताइए क्या आया, बताओ क्या बनेगा। ये बनेगा 1/√6 तो बाहर है, अंदर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, 4 plus 5 plus 4। ठीक है, आप जरा देखिए क्या आएगा, 13/√6। एक मिनट रुकिए,
प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिए भाई क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट माने ए क्रॉस बी, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज जो इसका आंसर आता है उसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएट होती है। ठीक है, जरा देखिए वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और एन कैप। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो ये बनेगा ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप कौन सी डायरेक्शन है बताओ? देखिए आप ए से बी की तरफ हाथ घुमाइए, जो आपका थंब है वो आपको डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं, या फिर ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आप ये भी कह सकते हैं जो ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए और बी दोनों के क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है भाई, आप देख सकते हो ए क्रॉस बी करोगे बाहर की तरफ आए। ठीक है, तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी को लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। कोई डाउट तो नहीं आता? चलिए अब इसको भी थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, जरा देखते हैं क्या चीज होता है। अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूंगा तो क्या होगा बताओ? तो बी क्रॉस ए करूंगा तो अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी के जस्ट क्या है? बी क्रॉस ए ऑपोजिट। इसका मतलब माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, बी क्रॉस ए जो होगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। करेक्ट है भाई? जबकि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या था? सेम। उसमें तो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी लेंथ पहले लो कोई भी लेंथ बाद में ले लो, एक ही बात है उसमें तो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। करेक्ट है? चलिए एक और चीज जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ध्यान से देखना भैया, मेरे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं और ये मैं ले लूं ए और ये मैं ले लूं बी, ये मैंने लेंथ लिया ए और ये बी, बी लेंथ, ये ए लेंथ है ये बी लेंथ है मान लीजिए, और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ये लेंथ क्या है आप बता सकते हो? ये लेंथ है ए, ये है थीटा, तो ये लेंथ क्या है? ए साइन थीटा। करेक्ट है? जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी वो आएगी ए साइन थीटा। करेक्ट है? देखो ये लेंथ है ए, ये एंगल है थीटा और ये लेंथ है बी, तो ये लेंथ क्या आएगी? ए साइन थीटा। करेक्ट है? अब सुनो, अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ इसका तो बताओ क्या आएगा? एरिया इज हाफ इंटू बेस लेंथ, बेस लेंथ इज बी इंटू दिस परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। क्या कहते हो? करेक्ट है? तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये तो क्या बन गया? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या कहते हो? या हाफ को भाग ले लो, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बन गया, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो इसका मतलब जो एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, एरिया जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। कोई डाउट है तो पूछे भाई। ठीक है, है जी, पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। पूरे ट्रायंगल का एरिया तो निकालते हैं ऐसे, हाफ इंटू बेस लेंथ इंटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, तो इससे पूरे ट्रायंगल का मेरे पास एरिया आ गया और वो ये आया हाफ इंटू ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट एरिया निकालने काम आता है। एक और चीज जरा देखिए, अगर मैं ऐसे ले लूं, इसको क्या बोलते हैं? पता नहीं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए, आगे देखो। जरा देखिए, इसका मुझे एरिया निकालना है, तो कैसे निकालें? आप एक बात बताइए, मैं इस लेंथ को मिला दूं। सुनो भाई, बोर्ड पे देखिए, ये मेरे पास बी ए है, ये बी है, मैं इस लेंथ को मिला देता हूं, तो ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो और उसको क्या कर दो? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? अभी तो निकाला, तो बताओ क्या आएगा? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, बट मुझे तो पूरे पैरेलल पाइप का एरिया चाहिए, तो बताओ क्या करूं मैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? तो क्या एरिया है बताओ जरा? ए क्रॉस बी।
तो A क्रॉस B कहां पे यूज होता है आपका? एरिया निकालने के काम आता है, ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया निकालने के काम आता है। आगे बढ़े, ठीक है भाई, चलिए। इससे ज्यादा A क्रॉस B की आपको जरूरत कम ज्यादा नहीं पड़ेगी जरूरत, ठीक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह जो हम पढ़ेंगे उनमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ने वाले, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने बताया कि दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये आप जानते थे पहले से भी, बहुत सारे लोग जानते थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब लिखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो इसमें हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। पहला कौन सा है बताओ? कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा बताइए कौन सा है? सिलेंड्रिकल। पहले हम सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इनको जरा समझते हैं, और यहां पे आपको इवन आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए हो तो आपको EMFT में थोड़ी आदत पड़ जाएगी मुश्किल चीजों की, ठीक है। और अगर आपने इसको लाइटली लिया तो आप आगे परेशान हो जाओ, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में आप इस चीज को समझ लेना, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रट्टा किसी को नहीं मारना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है। जरा देखिएगा, अभी तक जो हम जितने भी हमने बात किए सारे कार्टेशियन में की, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं, जरूरी नहीं है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ही, और भी हम लोग ले सकते हैं। हमने 3 डायरेक्शन सेलेक्ट किए, कौन कौन सी डायरेक्शन आप बताएंगे? X Y Z, ठीक है, क्योंकि हमें 3 डायरेक्शन में नजर आता है ना चीजें, हम 3 डायरेक्शन में देखते हैं। हमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चीजों को एनालाइज करते हैं। एक X डायरेक्शन मतलब लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, इसी तरह से तो देखते हैं। आप मेरे को भी उसी तरह देख रहे हो, मेरी हाइट देख रहे हो, मेरी चौड़ाई देख रहे हो, और जो भी है इस तरह से हम चीजों को एनालाइज करते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, बट 3 से ज्यादा भी हो सकती है डायरेक्शंस। 3 डायरेक्शंस होती है ना, 3 डायरेक्शन हम देखते हैं। एक चींटी को 2 डायरेक्शन नजर आती है, केवल X और एक Y, Z में वो नहीं देख सकती, उसको नहीं पता होता कि आगे कोई दीवार आ रखी है, कुछ आ रखी है, वो बस X और Y में देखती है, उसके लिए तीसरी डायरेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जैक्टली मेरे लिए केवल कितनी डायरेक्शन है? 3 डायमेंशंस होती है, ठीक है, X, Y एंड Z। बट डायमेंशंस तो और भी हो सकती है, डायरेक्शंस तो और भी एग्जिस्ट कर सकती है, बट मेरे लिए तो केवल 3 ही है, समझे। इसका मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मुझे नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो किसी और एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही है, और वो एक्सिस मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम तो सिर्फ लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ में देखते हैं, समझ आया? तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई और डायमेंशंस हो, कोई और डायरेक्शंस हो, और हकीकत में ऐसा होता है, ठीक है, और भी डायमेंशंस होती है। आप टेम्परेचर को देख सकते हो कि यहाँ पे इस सरफेस पे क्या टेम्परेचर है, इस सरफेस पे क्या टेम्परेचर है, क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब वो कौन सी डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसी डायमेंशंस में जो मुझे नजर नहीं आ रही, सीधी सी बात है, ठीक है। आप बताइए, आप अगर मेरी साउंड को चलते हुए देख रहे हो, क्या मेरी साउंड आप तक पहुंचते हुए नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही, बट स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, फिजिकल क्वांटिटी है, बट आपको नजर नहीं आ रही वो कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो फ्लो होते हुए नजर नहीं आ रही आपको, वो फ्लो होते हुए आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है, बट स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये किसी दूसरी डायमेंशन में, किसी दूसरी एक्सिस में है जो मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो 3 ही एक्सिस में देख सकता हूँ, मैं लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में, बस मुझे 3 ही नजर आती है। तो ऐसा हो सकता है कि और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, और भी डायरेक्शंस हो, मे बी मैं उसमें नहीं देख सकता। हालांकि कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो डायमेंशन से लेना देना है, डायरेक्शन से लेना देना है। इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 ही डायरेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें एक्स वाई जेड, इसमें क्या होती है? R, फाई, Z को मैं बताऊंगा क्यों, और ये R, थीटा, फाई, 3 ही डायरेक्शन हम लोग लेते हैं तीनों में। अब इसका ये मतलब है कि हम 3 ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, इसलिए हमने 3 लिया, बट और भी हो सकती है। बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं यदि ये फेक हो सकता है, बट कुछ लोग और एग्जिस्ट कर सकते हैं, डायमेंशंस और भी है, ठीक है। तो एक टॉपिक है मेटाफिजिक्स करके, ठीक है,
तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, जिन एग्जिस्ट करते हैं ये साथ मियाँ। ठीक है, आप बोलते हो ना जिन, ठीक है, नहीं कुरान में लिखा है। चलो क्या इतनी खतरनाक चीजें लिखी है क्या? फिजिक्स पढ़ लो कुछ काम आएगा। ठीक है, चलिए सारी कुरान यही है भाई। देखिए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक्स वाई जी, इसमें 3 डायरेक्शन ये होती है, इसमें आर फाई जेड, और इसमें कौन से होते हैं आर थीटा फाई। ठीक है, तो मैंने बताया 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं तीनों को। सबसे पहले ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं बताओ? ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है? जिनमें तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर, जिनमें तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे x आपकी तरफ है, y इधर है और z इधर है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, इसलिए इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल। नीचे वाला भी ऑर्थोनॉर्मल है और ये भी आपका ऑर्थोनॉर्मल है। हम चेक करेंगे कैसे। लेकिन एक और चीज बताइए, जरूरी तो नहीं है कि यही कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करे ऑर्थोनॉर्मल, और भी तो ऑर्थोनॉर्मल हो सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे करूं, x आपकी तरफ, y आपकी इधर और z इधर, ये 3 डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट की और सिस्टम आपका ऑर्थोनॉर्मल है। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे घुमा दूं, मैंने ये डायरेक्शन अज्यूम कर ली एक और एक इधर डायरेक्शन अज्यूम कर ली। अगर इधर x था और इधर y था तो इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा बताओ? x कैप प्लस y कैप बाई √2 डायरेक्शन आ गई ना। डायरेक्शन चाहिए मुझे तो ये मैग्नीट्यूड 1 नहीं है क्या? इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन। देखो ये x था, इधर y था और इधर z था, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, मैंने एक डायरेक्शन इधर ले आया तो इधर क्या आएगी i कैप और j कैप का रिजल्टेंट इधर आएगा ना, तो मैंने इधर घुमा दिया, इसका मतलब i कैप प्लस j कैप बाई √2। एक तो ये डायरेक्शन आ गई और एक मेरी इधर की तरफ डायरेक्शन आ गई। इधर की तरफ क्या डायरेक्शन आएगी बताओ? इधर आएगा x कैप माइनस y कैप डिवाइड बाई √2। सही नहीं है क्या? जरा देखिए, एक मिनट, मैं उल्टा घुमा दूंगा। ठीक है, समझ गया। जरा देखिए, इधर है x, इधर है y और इधर है z। मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो जरा देखिए, इधर है i कैप और इधर है j कैप, उन दोनों का रिजल्टेंट एक तो इधर आ जाएगा, तो x कैप प्लस y कैप डिवाइड बाई √2। अब मुझे एक इधर चाहिए क्योंकि मैं इधर घुमा रहा हूं ना, तो एक तो ये वाली डायरेक्शन तो आ गई, इधर था x कैप इधर था y कैप, तो उनका रिजल्टेंट इधर आ गया x कैप प्लस j कैप, और क्योंकि मुझे डायरेक्शन निकालना है तो डिवाइड बाई √2 मैग्नीट्यूड। अब ये डायरेक्शन क्या है? इधर है x और इधर क्या है माइनस y, तो x कैप माइनस y कैप डिवाइड बाई √2, ये तीसरी डायरेक्शन आ गई। और एक और डायरेक्शन कौन सी है? z कैप। क्या ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है क्या? अगेन ऑर्थोनॉर्मल है। कैसे चेक करें कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं है? कैसे चेक करें? डॉट प्रोडक्ट। आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेके देखो, 0 आएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ देखो, 0 आएगा, और इसका इसके साथ लेके देखो, अगेन 0 आएगा। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कैसा है? ऑर्थोनॉर्मल। तो ऐसे ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं। भाई आपने इसको 45 घुमाया, जरूरी है 45 घुमाना? थोड़ा सा घुमा दो, ये सारे क्या है? सारे सिस्टम कैसे है? ऑर्थोनॉर्मल। तो इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है। फिर आप इनमें क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो? इसी में क्यों कर रहे हो? बिकॉज ये आसान है, स्टडी करना इजी है इसमें। ठीक है, तो खैर देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये स्टडी करना इजी है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करना इजी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है मैं इसको लेके चलूं। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बताया कि ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। ये भी ऑर्थोनॉर्मल है, चेक करेंगे, ये भी ऑर्थोनॉर्मल है और ये भी ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, ये भी ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। तो कार्टेशियन में नहीं करवा रहा हूं अभी, बिकॉज सब कुछ कार्टेशियन में पढ़ा अभी तक। एक्स वाई जेड आई जे के, ये सारे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम था? कार्टेशियन। तो हम बचपन से कार्टेशियन पढ़ते हुए आए। हेडिंग डालिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ जी तो जरा देखिए, आप लिखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जरा समझते हैं पहले, देखिएगा।
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको समझते हैं। देखिए एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, ये मेरे पास 3 डायरेक्शन है। और मान लीजिए सिलेंडर है, ये मेरे पास सिलेंडर है और मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, ये जेड एक्सिस है, ये वाई और आपकी तरफ है एक्स। मुझे इस पी पॉइंट तक पहुंचना है, इस पी पॉइंट तक पहुंचना है। मैं आपको बता दूं, हाइट दे रखी है एच हाइट है, आर इसकी रेडियस है और एक्स एक्सिस के साथ जो पी पॉइंट है वो फाई एंगल इधर है, ठीक है। मैं ओरिजिन पे बैठा हूं और मैं कहीं, आप इसको देख, आप एक तरह से मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, फोन पे बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये तस्वीर है, आपके दिमाग में ये तस्वीर है, ठीक है। और मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, आपको मुझे पी पॉइंट तक पहुंचाना है। मैं फोन पे बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, आप कहीं और बैठे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये इमेज बनी हुई है। आपको पता है कि मुझे पी पॉइंट तक पहुंचाना है, मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, फोन पे बताते बताते। लेकिन ध्यान रखिए, आपको मैं बता दूं, ये जो पी पॉइंट है कहां पे है, आर रेडियस पे होना चाहिए। किससे आर रेडियस पे होना चाहिए? जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से आर डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। और हाइट कितने में होना चाहिए? एच हाइट पे होना चाहिए। और एक्स एक्सिस से कितना एंगल इधर? फाई एंगल इधर होना चाहिए। तो आप बताइए, मुझे बताइए, फोन पे बात करनी है आपको, मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, मुझे पी पॉइंट पे पहुंचाइए। बताइए मुझे किधर चलना है, आप कैसे मुझे समझाओगे, मुझे कैसे पी पॉइंट तक पहुंचाओगे? सबसे पहले आप बोलोगे जनाब आप आर रेडियस बाहर की तरफ आ जाओ। फिर मैं आपसे ये पूछूंगा बाहर किधर भाई? मैं तो इधर भी आ सकता हूँ, मैं इधर भी आ सकता हूँ, मैं इधर भी, इधर भी, इधर भी, भाई चारों तरफ आ सकता हूँ ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ मैं आर की तरफ आ सकता हूँ। क्या कहते हैं? तो फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे किधर भी आ जाओ, ठीक है। आप बोलो किधर भी आ जाओ, क्या दिक्कत है? इसका मतलब मैं बोलूंगा मैं तो सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता हूँ, अगर मैं आर डिस्टेंस चलूंगा तो इस सर्कल पे कहीं पे भी आ सकता हूँ, नीचे वाले सर्कल पे। सबसे पहले आपने बोला आप जनाब ऐसे करो, आर रेडियस, आर डिस्टेंस, बाहर की तरफ आओ, रेडियली आउटवर्ड आओ, बाहर की तरफ। इसका मतलब मैं आर डिस्टेंस वाले जो सर्कल है ओरिजिन से, उस पे कहीं पे भी हो सकता हूँ। आप समझे? कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इस पे आ जाऊंगा कहीं पे भी, पता नहीं कहां पे, इवन आपको नहीं पता चलेगा कहां पे, ठीक है। मैं बोलूंगा ठीक है जी मैं आर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। यदि आपको नहीं पता मैं इधर आया कि इधर आया कि इधर आया, क्योंकि मैं तो फोन पे बात कर रहा हूँ ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, इधर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अब आप क्या बोलोगे मुझे? आप बोलोगे हाइट ले लो जी, एच हाइट ऊपर आ जाओ, जहां पे भी आप खड़े हो एच हाइट ऊपर आ जाओ। तो मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया, एच हाइट ऊपर आ गया। अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अब आप घूमना शुरू करो, आपकी डिस्टेंस आ रही होनी चाहिए जेड एक्सिस के साथ। पहले आप इस सर्कल पे थे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में था। अब आप पहले आपको बोला गया कि आप ओरिजिन से कहां पे आ जाओ? आर डिस्टेंस पे। जरा देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आप पहले जब आप पहले ओरिजिन पे बैठे थे, आपको बोला गया आप आर डिस्टेंस पे आ जाइए, तो आप इस सर्कल पे आ गए कहीं पे भी, ठीक है। अब उसके बाद आपको बोला गया, मान लीजिए आप यहाँ पे थे, उसके बाद आपको बोला गया आप एच हाइट आ जाओ, तो आप यहाँ पे आ गए। लेकिन स्टिल आप इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकते हो। सामने वाले को तो पता नहीं ना कहां पे हो, हाँ, लेकिन सामने वाले को ये पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि मैं एच हाइट पे आ गया हूं, क्योंकि मैंने फोन पे बोल दिया हाँ जी मैं एच हाइट पे हूं। बट आप मेरी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं जानते, क्योंकि मैं सर्कल में कहीं पे भी हो सकता हूं, और कहां पे? एच हाइट पे। फिर आपने क्या बोला मुझे? आप उस पॉइंट पे आइए जो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री इधर है? 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब जो भी जहां पे भी मैं था वहां से अब मैं चलना शुरू करूंगा। मेरी क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए? तो हाइट कांस्टेंट रहनी चाहिए और रेडियस। इसका मतलब मैं घूमना शुरू करूंगा और इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, समझे? यहां से घूमना शुरू करूंगा और इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, सो दैट एक्स एक्सिस के साथ मैं कितने डिग्री पे आ जाऊं? 5। समझ आया? यहां पे आ जाऊंगा, इधर है आपका एक्स, इसके पैरेलल में आएगा ना एक्स, तो इधर है आपका एक्स, इधर है आपका वाई, और ऊपर क्या है? जेड। तो जो पी पॉइंट है एक्स के साथ कितना एंगल पे इधर है? एक्स से कितना एंगल उधर है? 5। आप समझे? तो इसका मतलब मुझे 3 चीजें बतानी पड़ी। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूंगा, एक्स वाई जेड में तो आप क्या बोलते हो? 2 3 4। इसका मतलब क्या होता है? एक्स में आप चलिए 2, वाई में आप चलिए 3 और जेड में
4 आप पॉइंट पे पहुंच जाओगे। लेकिन सिलेंड्रिकल में अगर आप उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक तो आपको r बताना पड़ेगा और एक आपको फाई बताना पड़ेगा और एक क्या बताना पड़ेगा h या z। आपको इस तरह 3 कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे, तब जाके आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाओगे। सिलेंड्रिकल में आपको 3 चीजें बतानी पड़ती हैं, r, फाई, z। अब सुनिए, क्वेश्चन ये है कि मैंने r के बाद फाई ही क्यों लिखा, z क्यों नहीं लिखा? r के बाद मैंने फाई को ही क्यों रिप्रेजेंट किया? जरा देख, वो जरा समझा दो ये सीक्वेंस का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है x कैप, y कैप और z कैप, कार्टेशियन। मैं इसको ऐसे ही क्यों दिखाता हूं? मैं ऐसे क्यों नहीं दिखा सकता? y कैप, x कैप, z कैप, क्या ये गलत है? क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत है? y x z, y x z, एक ये दिखा दिया और एक दिखा दिया x y z, मतलब x के बाद y, y के बाद z। यहाँ पे y, y के बाद x, x के बाद z। मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता केस को। x से y की तरफ जाएंगे तो हाँ, ये गलत है। क्यों गलत है? सुनिए, जो पहला पॉइंट लिखा आपने उससे दूसरे पॉइंट की तरफ राइट हैंड को आप घुमाइए। पहले पॉइंट से y से x की तरफ आप घुमाओ। जैसे आपने यही कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा, मान लीजिए ये लिख दिया और आप इसको ऐसे लिख रहे हो, पहले आप y को ले रहे हो, फिर आप x को ले रहे हो, फिर आप z को ले रहे हो। अगर इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको तो गलत रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? बिकॉज आप पहले पॉइंट से दूसरे की तरफ राइट हैंड को लेके जाइए। पहला पॉइंट है y माने उधर, और आपको राइट हैंड को किधर लेके आओ? x की तरफ। तो इसका मतलब डायरेक्शन किधर आएगी? नीचे की तरफ। लेकिन आने किधर चाहिए? तीसरे की तरफ आनी चाहिए। क्या तीसरे की तरफ आ रही है क्या? नहीं, ये तो z की तरफ नहीं आ रहा, माइनस z की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन गलत है इसका। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूं x y z? हाँ, जरा चेक करके देखो। x से जो कि आपकी तरफ है, y की तरफ आप हाथ को घुमाइए, डायरेक्शन क्या है? तीसरी डायरेक्शन आएगी है। इसका मतलब r x के बाद y की तरफ आप हाथ घुमाइए, तीसरी डायरेक्शन z आनी चाहिए। अब जरा चेक करके देखो, x इधर है, y इधर है, x से y की तरफ घुमाइए हाथ को, तीसरी डायरेक्शन z आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल z आ रही है। ZXY तो पॉसिबल है, YZX। हाँ, YZX पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। YZX, अगर आप इसको YZX से दिखा रहे हो तब भी ठीक है। कैसे? y से z की तरफ आप घुमाइए, y आपका इधर है और z आपका ऊपर है, क्या आना चाहिए? x ही तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये रिप्रेजेंटेशन भी ठीक है इसका। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जनरली हम x को पहले दिखाते हैं, मतलब जस्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आप इसको लिखते हो। अगर मान लीजिए ऐसा होता, मे बी अगर आपको ऐसे लिखा होता YXZ, ये कैसे रिप्रेजेंट करते फिर आप? देखो, इधर दिखाते y, इधर दिखाते x और इधर क्या दिखाते z। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है। अगर ऐसे लिख रहे हो तो उसका ये रिप्रेजेंटेशन आएगा। कैसे? इसको इस तरह रिप्रेजेंट करो। क्यों भाई? y से x की तरफ घूमोगे तो क्या आना चाहिए? z आना चाहिए। तो y आपकी तरफ है और x उधर है, तो y से x की तरफ घूमिए, क्या आएगा? z आ रहा है, तो z ठीक तो दिखाया आपने, बिल्कुल सही। अगर आप इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, करेक्ट है। पर एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी हम ऐसे दिखाते हैं XYZ या XYZ, जो भी आप जैसे भी आप दिखा रहे हो, मान लीजिए आपने ऐसे दिखाया, ये x कैप, ये y कैप और ये z कैप। अगर आप ऐसे दिखा रहे हो XYZ, इसका मतलब है x से y की तरफ आप घूमोगे तो z आना चाहिए, ठीक है। क्या z आ रहा है इसमें? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखा आपने, और इनकी सीक्वेंस बड़ा मैटर करती है। अब यहाँ पे जरा देखिए, r के बाद आपने क्या दिखाया? फाई, फाई के बाद क्या लिखा? z। अब ये क्या है? ये सीक्वेंस r z फाई क्यों नहीं लिखा? r फाई z ही क्यों लिखा? बिकॉज अगर r से आप फाई की तरफ घूमोगे तो क्या आनी चाहिए डायरेक्शन? z। चलिए अब घूमते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि r कौन सी डायरेक्शन है, फाई कौन सी डायरेक्शन है और z कौन सी डायरेक्शन है। अब वो समझते हैं। यहाँ पे r कैप क्या होता है, फाई कैप क्या होता है और z कैप क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे x y z आपने दिखाया, x आपकी तरफ, y इधर और z इधर, तो इसमें r कैप, फाई कैप और z कैप ये दिखाने पड़ेगा ना। तो इन तीनों डायरेक्शन को देखते हैं और चेक करते हैं कि ये सिस्टम ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं है। सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो इस P पॉइंट पे मान लीजिए, ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे आपको r कैप डायरेक्शन दिखानी है। r कैप का मतलब क्या होता है? अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊं, कीपिंग फाई एंड z कांस्टेंट, तो आप किधर चलोगे? बताओ। फाई आपका कांस्टेंट है, मतलब x के साथ एंगल आपका कांस्टेंट है,
और हाइट भी आपकी कांस्टेंट है, केवल आप किसको चेंज कर रहे हो? आर को। आप बताइए किधर चलोगे? आप बाहर की तरफ आओगे, इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या है? आर क्या? आप बाहर की तरफ आओ, इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं आर कैप। आप समझे क्या? ये आएगी आर कैप। अच्छा जेड कैप क्या होती है? जेड कैप डायरेक्शन बताइए। जेड तो सेम वही हाइट, तो इसका मतलब ये बन गया जेड कैप, ये बन गया आपका जेड कैप। अब फाई कैप किधर दिखाए? आप फाई को चेंज करोगे तो कैसे मूव करोगे? बताओ, एक्स इधर है और पी पॉइंट आपका इधर है। अगर आप फाई को चेंज करोगे तो आप सर्कल पे घूमोगे ना। फाई चेंज होगा तो सर्कल पे नहीं घूमोगे क्या? फाई तो एक्स के साथ एंगल बता रहा ना, तो इसका अगर फाई चेंज हुआ कीपिंग आर एंड जेड कांस्टेंट, तो आप किधर मूव करोगे? सर्कल पे मूव करोगे। क्या कहते हो? और सर्कल पे मूव करोगे तो आपका जो डायरेक्शन है मोशन की वो टेंजेंशियल होगी। इसका मतलब जो फाई कैप डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? इसके टेंजेंशियल। पीछे नजर आ रहा है? पीछे सबको पीछे नजर आ रहा है? तो इसका मतलब तीन डायरेक्शन यहाँ पे ये आएगी, आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल है? अब चलिए इसको चेक करते हैं, क्या ये ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं है। उसके लिए मुझे सिलेंडर चाहिए। मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये बोर्ड, ये सिलेंडर की तो फॉर्म है। अब जरा देखिए, आपका इधर है एक्स, इधर है वाई, और ऊपर की तरफ क्या है? जेड। और पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं है, पॉइंट मेरा समवेयर मिडिल में यहाँ पे कहीं है। तो मैं निशान लगा दूं पॉइंट को, ये भी मैं पॉइंट को निशान लगा देता हूं। मेरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। जरा देखिए, मैंने बोला इधर है मेरा x आपकी तरफ, इधर है y, और ऊपर की तरफ है z, और बीच में यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे अगर मुझे रेडियल डायरेक्शन दिखानी होगी, आर्क है, तो आप किधर दिखाओगे? इधर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? रेडियल। और ऊपर की तरफ क्या है? z डायरेक्शन, ठीक है। और इधर की तरफ टेंजेंशियल, इधर क्या होगी? फाई कैप। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों डायरेक्शन। क्या कहते हो? ठीक है। जरा एक बार फिर से देखिए, ये मेरा, अब इमेजिन कीजिए, ये मेरा क्या था? सर्कल था z हाइट पे, और p पॉइंट मेरा यहाँ पे था। तो z से, z एक्सिस से जो p पॉइंट था, ये जो डायरेक्शन आएगी, कौन सी डायरेक्शन आएगी? रेडियली आउटवर्ड। और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? z कैप। और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो कौन सी है? फाई कैप। तो इसका मतलब ये तीन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? ये कैसा सिस्टम है? ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। या फिर एक तरीका और है, आप इमेजिन कीजिए, मैं इसका, अभी तो आप साइड व्यू देख रहे हो ना, आप इसका टॉप व्यू देखो ऊपर से। तो ऊपर से देखने के लिए मैं एक काम करता हूं, इधर है आपका x और इधर है y, या फिर ऐसे देखो, इधर है आपका x और इधर है y, और ऊपर की तरफ क्या है? अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो x किधर चला जाएगा? नीचे। y किधर चला जाएगा? सेम y तो वैसे ही रहा, y तो वैसा ही रहा, और z किधर आ जाएगा? आपकी तरफ। और आपको क्या नजर आएगा? आपको सिलेंडर नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा? सर्कल। इसका मतलब अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो जरा देखिए, या फिर आपको आपकी तरफ इसको घुमा दूं तो आपको ऐसा नजर आएगा। जरा देखिए, आपको इस तरह का नजर आएगा। ये है आपका y, नीचे की तरफ क्या चला गया? x, और आपकी तरफ क्या है? z। z आपकी तरफ आ गया, और जो p पॉइंट था वो यहां पे था समवेयर। p पॉइंट यहां पे था। क्या कहते हैं? p पॉइंट आपका यहां पे था। जरा से चेक करो ना, पहले p पॉइंट यहां पे था, p पॉइंट पहले यहां पे था, ठीक है। अब वो घूम के कहां पे आ गया? जो p पॉइंट पहले इधर था, ये था यार, इधर था x, ठीक है, इधर था y, और p पॉइंट समवेयर यहां पे था। अब जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो p पॉइंट कहां पे आ जाएगा? समवेयर बीच में आ जाएगा, करेक्ट है। तो p पॉइंट आपका यहां पे आ गया। अब जरा देखिए, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या आएगी? आर है, क्योंकि इससे रेडियस बढ़ रही है। और ये जो डायरेक्शन आएगी, ये क्या आएगी? फाई है, क्योंकि एंगल, इससे एंगल बढ़ रहा है। एक्स के साथ कितना एंगल अभी इधर देखो ना, तो इसका मतलब जब आप इधर की तरफ मूव करोगे टेंजेंशियल, तो क्या बढ़ेगा? फाई। इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी? फाई है। मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं, ये आपका आर है और ये क्या है? फाई है। और आपकी तरफ क्या है? जेड है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? इधर है आर, इधर है आर, इधर है फाई, और आपकी तरफ क्या है? आपकी तरफ है जेड। तो इसका मतलब आप देख सकते हो तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो तीनों सिस्टम कैसा है आपका? ऑर्थोनॉर्मल। अब इनकी सीक्वेंस देखिए, कौन सा पहले लिखते हैं। अगर मैं आर से फाई की तरफ हाथ घुमाऊं तो क्या आना चाहिए? अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं तो आर से फाई की तरफ हाथ घुमाऊं तो क्या आना चाहिए?
Z आप चेक करके देखो, R से फाई की तरफ हाथ घुमाइए, क्या आ रहा है? Z आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा आपने। R के बाद पहले फाई लिखेंगे और फाई के बाद क्या लिखेंगे? Z लिखेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी। ना ना, ये जनरलाइज है, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो मे बी आप फाई को फाई ले लो, पॉजिटिव फाई। ना ना, जरा देखो, आप अगर आप यहाँ पे लेते हो, मान लीजिए आप यहाँ पे लेते हो, तो जरा देखिए आर कैप इधर हो गया, फाई कैप इधर लो, क्योंकि आप घूम किधर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आगे की तरफ जाओगे ना, तो फाई कैप इधर हो गया और जेड कैप आपका किधर है? बाहर की तरफ। ये बन गया आर कैप, ये बन गया फाई कैप, और बाहर की तरफ क्या बन गया? जेड कैप। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। ये आ गया आर कैप, ये आ गया फाई कैप। तो आर से फाई की तरफ हाथ घुमा के देखो, आर इधर है और फाई इधर है, आर से फाई की तरफ घुमाओ, क्या आएगा? जेड। इसमें से फाई बड़े वाला लेना पड़ेगा ना? हाँ, फाई इसमें बड़े वाला लेना पड़ेगा। इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखते हैं, ये बनेगा फाई। ठीक है, समझ आया? अभी कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से हम इन तीनों डायरेक्शन को देखते हैं, इन तीनों डायरेक्शन को कैसे देखा जाता है, वो मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। तो मैंने बताया कि तीनों डायरेक्शन कहाँ कैसे रिप्रेजेंट होती है और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कौन सी सीक्वेंस पहले आएगी? अब सुनिए, अगर आपको इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट दे दूं सिलेंड्रिकल में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूं 2 30 डिग्री 4, इसका मतलब 30 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाई। और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर। और ये 4 जेड। इसको अगर मैं कार्टेशियन में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूं कार्टेशियन में? जरा देखो, आपको इस पॉइंट की ये दे रखी है 2 और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो आप बताओ इसका प्रोजेक्शन x में कितना आएगा? 2 cos थीटा। इसका मतलब x आ गया मेरे पास, x = r cos फाई। अगर ये लेंथ है r और ये एंगल है फाई, तो x मुझे पता चल गया, क्या आया? x = r cos फाई। और इसी का अगर y में निकालूंगा तो क्या आएगा? y = क्या बनेगा? r sin फाई। और z तो सेम, दोनों में सेम ही होता है। सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन दोनों में हाइट रिप्रेजेंट होती है z से, तो इसका मतलब z तो बराबर ही आएगा। तो आपको पता चल गया, अगर कोऑर्डिनेट आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है पॉइंट आपको, तो उसको कार्टेशियन में कैसे चेंज करते हैं? समझ आया क्या? आज का एपिसोड यही रोकते हैं, ठीक है? इसको फिर से पढ़ेंगे, जिन लोगों को समझ नहीं आया नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे, शुरुआत करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू। है जी, एक मिनट बैठ जाओगी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीकेंड से आपकी क्लास बैक टू बैक कर देंगे, सो दैट आपको इंतजार ना करना पड़ेगा। अभी आप जाओगे फिर शाम को वापस आओगे, तो ऐसा करते हैं कि बैक टू बैक क्लास रखेंगे, सो दैट पहले नेटवर्क की और उसके बाद EMFT की क्लास हो जाए, ठीक है? सो दैट आपको इंतजार ना करना पड़ेगा। ये भी सुबह थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो आप तैयार हैं सुबह 7 बजे से, ठीक है? EMFT नहीं, EMFT तो लेट करेंगे, नेटवर्क तो 7 बजे से कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सुबह 7 बजे से लेके और मे बी आपका 3 घंटे 10 बजे तक आपका नेटवर्क चले, उसके बाद EMFT चल जाएगा, ठीक है? हाँ जी, अच्छा चलो 8 बजे से कर देते, कोई बात 8 बजे से कर देते हैं। 8 बजे से लेके पहले 3 घंटे नेटवर्क पे लगाएंगे, उसके बाद आगे फिर EMFT चलेगा, ठीक है? वो मैं एक बार बाकी लोगों से भी डिस्कस कर लेता हूँ भाई, ठीक है? तभी मैं आपको बता पाऊँ। चलिए अभी के लिए इतना ही। जो लोग पहली बार क्लास लगाने आए अभी, वो आप लोग चलेगा, बाकी लोग जा सकते हैं।